ठीक है, सपोज करो ये कोई ट्रक है रफली, और यहाँ पे कोई प्लेन मिरर लगा हुआ है पीछे वाले हिस्से पे। ये ट्रक है, ट्रक के पीछे वाले हिस्से पे एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और एक कार है इसके आगे, रफली मान लेते हैं ऐसा कुछ कार है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कार इज मूविंग ऑन द रोड एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ कार दे दिया गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड ट्रक इज अहेड ऑफ द कार एंड हैज अ लार्ज प्लेन मिरर फिक्स्ड वर्टिकल ऑन द बैक ऑफ द ट्रक। वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा कुछ है, ठीक है। द ट्रक इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रक दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बिटवीन द कार एंड द ट्रक। मान लेते ये कोई ऑब्जर्वर है, इन दोनों के बीच में खड़ा है, ठीक है। ये स्टेशनरी स्टैंडिंग कंडीशन में है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द कार इन द मिरर? फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बिटवीन कार एंड द ट्रक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ कार इन द मिरर? तो कार का इमेज बताना है कहाँ पे? ट्रक के मिरर में। ये लो, कार की वेलोसिटी बतानी है इस मिरर में। देखो ट्रक मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिरर भी मूव कर रहा होगा, ठीक है। और ये क्या है? ये खुद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी ऐसे मूव कर रहा है। ये सारा मोशन किधर हो रहा है? मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं? यानी कि समथिंग लाइक अलोंग एक्स डायरेक्शन वाला केस हम लोग जो डिस्कस किए थे वही है ना। इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसा आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, जो कि आया हुआ था माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्कस किया गया था, प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। दोनों का प्रूफ हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में और बिल्कुल उसके बराबर, और मिरर के वेलोसिटी के डबल के बराबर उसी डायरेक्शन में, ये दोनों कंबाइंड होकर वेलोसिटी ऑफ इमेज बता रहा था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 50 है, तो -50 कर लेंगे क्या। और मिरर की वेलोसिटी कितनी है? 2 × 70 हो जाएगी, यानी 140 - 50, यानी 90 किलोमीटर पर आवर से ये इमेज मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा मिरर के अंदर। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? बिल्कुल ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। डायग्राम बनाओगे तो सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। कुछ डाउट है? निश्चित रूप से आगे बढ़ें। और कुछ है डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कौन के स्फेरिकल मिरर हमने स्टार्ट किया था। स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने कुछ बातें कल लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जिसमें देखा था हमने फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर हम लोग डिफाइन कर रहे थे, जहाँ इन्फिनिटी से आता हुआ पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद आके मीट करे, उसे हम लोग फोकस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी से आता हुआ पैरेलल पायरेक्सियल है, पायरेक्सियल रे याद है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी करीब होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी करीब वाले रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट को मीट कर रहे हैं उसे हम लोग पायरेक्सियल रे बोलेंगे, ठीक है। और मार्जिनल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ी दूरी पे हो। दोनों में डिफरेंस ये था कि रिफ्लेक्शन के बाद पायरेक्सियल रे एक ही सिंगल पॉइंट पे आके मीट करेगा, जबकि पायरेक्सियल रे रहा तो वो डिफरेंट पॉइंट पे मीट करेगा, जिसकी वजह से इमेज ब्लर फॉर्म होने वाला है, ठीक है। हाँ, मार्जिनल रे की बात करेंगे तो जब उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन को काउंट करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद सारा रे डिफरेंट पॉइंट पे मीट करेगा, एग्जैक्टली सेमी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा। एक विड्थ होगा जिसके अक्रॉस सारा रे आके मीट करने वाला है। वैसे केस में इमेज जो होगा शार्प ना बन के बोल सकते हो ब्लर इमेज बनाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। हमने ये भी देखा था कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करेंगे, फोकल लेंथ कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये सारी बातें डिस्कस की गई थी। और इसके अलावा रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, ठीक है। लिखवाया गया था क्या इसके बारे में? रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये सब बताए थे, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट किसको डिफाइन करोगे? हम लोग ये बातें डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट की बातें करें तो ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट होगा मिरर पे, ऑब्जेक्ट से लाइट रे एमिट होगा और वो फिर किसी मिरर पे आके इंसिडेंट हो रहा होगा, और वो रे जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगा तो फिर इमेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इमेज को डिफाइन करेगा। रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम रिसीव कर पा रहे हैं तो फिर हम इमेज को देख पा रहे होंगे, अदरवाइज
इंसिडेंट रे की वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पाएंगे और रिफ्लेक्टेड रे की वजह से हम लोग इमेज को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलोगे? व्हेन इंसिडेंट रे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, then object is called as a real object. जरा समझोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मान लेते हैं कोई मिरर है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रे निकल रहा होगा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। ये सारा रे कैसा दिख रहा है आपस में? डाइवर्जिंग नेचर का दिख रहा है कि नहीं? ये रे कैसा रहा है? डाइवर्जिंग नेचर का जा रहा है कि नहीं? तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे हमेशा कैसा रहेगा? डाइवर्जिंग नेचर का रहेगा। जबकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बात करेंगे व्हेन इंसिडेंट रे आर कन्वर्जिंग इन नेचर। अब इसका एग्जांपल हम लोग थोड़े समय बाद प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। बट अगर किसी वजह से इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग नेचर का हो गया, नॉर्मली रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा रे जो होगा वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए इंसिडेंट रे हमेशा कैसा होगा? डाइवर्जिंग होगा। बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जब बात करेंगे ना, तो इंसिडेंट रे कभी कभी कन्वर्जिंग बिहेवियर का भी हो सकता है। कैसे होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस डिफिनेशन डिस्कस करेंगे हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आगे हम देखेंगे, प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम में निश्चित रूप से दिखाई देगा। सिमिलरली रियल इमेज की बातें करेंगे। रियल इमेज किसको बोलोगे? व्हेन रिफ्लेक्टेड रे आर कन्वर्जिंग इन नेचर। अगर रिफ्लेक्टेड रे डिफाइन करेगा इमेज को और रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग नेचर का रहा, देन it will meet at a point this point image form at this point, ठीक है। और रियल इमेज के केस में ध्यान रखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो हमारा कन्वर्जिंग नेचर का हो। देखो रियल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे कैसा है? डाइवर्ज कर रहा है। और रियल इमेज के केस में रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा? कन्वर्ज होके सच में किसी पॉइंट पे आगे मीट कर रहा होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जब भी कन्वर्जिंग नेचर का हो, जब भी ये रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग नेचर का हो, इट विल मीट एट ए पॉइंट, ठीक है, इमेज फॉर्म एट दिस पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत है? और जब हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो इफ रिफ्लेक्टेड रे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, if reflected ray are diverging in nature, then we trace reflected ray back to meet at a point image virtual image form at this point। जब भी रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर का हो जाए, तो वैसे केस में रे कभी मीट नहीं करने वाला रियल में। वैसे केस में रे को पीछे ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद वो किसी पॉइंट पे मीट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हो? ठीक है, इसको जल्दी से लिखोगे।
फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पास करोगे कराया गया पिछले साल का नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। पिछले साल ऑप्टिक्स पहले पढ़ाए थे क्या? पहले ऑप्टिक्स पढ़ाए थे कि पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाया था? पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाया था ना, ये सब पहले ही बता दिए थे नहीं। जल्दी करो। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर फार्मूला। और हम लोग इसके प्रूफ को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? +2 में ज़रूरत पड़ेगा, बट ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम की बातें हो नहीं रही हैं, तो सीधा मैं डिस्कस कर पाऊंगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले ज़रा मुझे ये बताओ, साइन कन्वेंशन में सब लोग कंफर्टेबल हो या फिर एक बार बता दें? ठीक है, बेसिक से यही है। साइन कन्वेंशन की अगर बात करें, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होगी। पहला तो यह है कि ऑल मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम पोल। ठीक है, ये सारा का सारा मेजरमेंट कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? पोल से। सेकंड हम लोग बातें करेंगे डायरेक्शन टेकन एज
in the direction of incident ray डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मेजरमेंट above principal axis taken as positive and below principal axis is taken as negative। ठीक है, above principal axis taken as positive and below principal axis is taken as negative। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, जल्दी से लिखोगे इसे। देखो जरा, तो मिरर फार्मूला के बारे में सबको पता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए वैलिड है। ठीक है, ध्यान रखना है कि इस फार्मूला को प्रूव जब किया गया है तो उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है पैरेक्सियल रे। तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए वैलिड है, वैसे भी सिलेबस में वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग मैग्नीफिकेशन की बातें करेंगे तो दो तरह के मैग्नीफिकेशन की बातें करेंगे। एक है हमारा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखे हों तो, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में ऑब्जेक्ट केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक हाइट, ये जो ए बी हो गया ये हमारे ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया। यहाँ से अगर कोई भी एक रे ले रहे हैं जो कि इसके पोल पे आके मीट करेगा तो ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा। और अगर मान लें कि इमेज यहाँ बना रहा है, अगर ये डिस्टेंस v है, ये डिस्टेंस u है, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा हाइट ऑफ इमेज कहलाएगा कि नहीं? बी पॉइंट का इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, समझ पा रहे हो? मैंने सिंगल रे लिया है बट ऐसा नहीं है, अभी और भी रे होगा, एक रे और ऐसे होगा जो कि रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचेगा। तो ऐसा बहुत सारा रे होगा जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन रफली मान लिया गया यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन डिसाइड किससे होगा? मैग्नीफिकेशन हमारा डिसाइड होगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। मैग्नीफिकेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और हाइट ऑफ इमेज यानी कि दिस हाइट डिवाइडेड बाई दिस हाइट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लोगे तो ये वैल्यू आएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। और अगर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें तो दिस साइड बाई दिस साइड बराबर होना चाहिए ये डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई इमेज डिस्टेंस। समझ पा रहे हो? अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया ये। हाँ, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी
ठीक है, और ये जो रेशियो आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आ जाएगा हमारे पास पी ए डैश डिवाइडेड बाई पी ए डैश डिवाइडेड बाई पी ए के बराबर हो जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या हम लोग? कोई दिक्कत है? सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ए डैश बी डैश बाई ए बी का वैल्यू हो जाएगा पी ए डैश बाई पी ए। कोई दिक्कत? तो यहाँ से रिलेशन देखोगे ए डैश बी डैश बाई ए बी में ए डैश बी डैश ऊपर ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है, तो इसे मैं लिख पाऊंगा माइनस एच आई, और ए बी जो है हमारा ऊपर की तरफ है ये हो जाएगा एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? और जब हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज कैसा है? नेगेटिव है। और जब पी ए डैश यानी कि इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये वैल्यू आएगा नेगेटिव वी और ये आएगा नेगेटिव यू। दोनों ही कैसा होगा? हमारे पोल से इस साइड है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला हिस्सा हमारा नेगेटिव होगा। तो दोनों ही हमारा इसी साइड है, तो फिर दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर पाएंगे, एच आई बाई एच ओ, ये माइनस साइन को उधर दे देंगे, बराबर आएगा माइनस वी बाई यू। तो ये हमारा आता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, किसी भी तरह के स्फेरिकल मिरर के लिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आएगा माइनस वी बाई यू। कुछ डाउट है? दोनों के लिए, हर तरह के स्फेरिकल मिरर के लिए। ये बस डायग्राम मैंने बनाया है कॉनकेव के हिसाब से, बट ये हर तरह के मिरर के लिए वैलिड है। फिर अभी जो भी एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं ये किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्फेरिकल के साथ साथ प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है। प्लेन मिरर में फोकल लेंथ का वैल्यू कितना होता है? प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इन्फानाइट होता है। प्लेन बिल्कुल कैसा है? स्ट्रेट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा? इन्फानाइट। सोचो इसमें अगर कुछ कर्व होता तब जाके हम लोग सेंटर की बातें करते हैं। कुछ प्लेन सरफेस, जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कल कि ये अर्थ का जो सरफेस है इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है? ये दिख रहा है हमें प्लेन, बट सोचो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा बड़ा है कि नहीं? किसी बहुत बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले स्फीयर के लिए छोटा सा हिस्सा कैसा दिखाई देगा? प्लेन दिखाई देगा। तो किसी प्लेन सरफेस के लिए बात करेंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा? बहुत बड़ा, समथिंग लाइक इन्फानाइट। बात समझ में आ रहा है? अगर एग्जैक्टली वो प्लेन है, कभी वो बेंड हुआ ही नहीं, तो उस केस में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा? इन्फानाइट। तो अगर ये इन्फानाइट ले लें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फानाइट है, तो फोकल लेंथ भी कैसा होगा? इन्फानाइट। तो 1 बाई इन्फानाइट ले लेंगे तो 0, तो 1 बाई वी बराबर क्या आएगा? माइनस 1 बाई यू। वी बराबर माइनस यू, यही तो होता था प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस उतना ही, बट विथ माइनस साइन होता है कि नहीं? तो वी बराबर माइनस यू। और मैग्नीफिकेशन की बात करोगे उस केस में वी और यू दोनों इक्वल होंगे, दोनों का डाटा इक्वल होगा, तो मैग्नीफिकेशन भी कैसा आएगा? 1 आएगा ना। वी बराबर माइनस यू आ रहा है ना इस केस में, वी के जगह माइनस यू पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस यू, यू बाई यू, मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा? 1। प्लेन मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन कैसा होता है? 1। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज भी बनता है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला किसी भी मिरर के लिए वैलिड है, किसी भी मिरर के लिए वैलिड है। स्फेरिकल तो है ही, ये हमारा प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है। बात समझ में आ रहा है? तो दिक्कत है? कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स का डिवीजन नहीं है, हर मिरर के लिए वैलिड होगा ये, ध्यान रहेगा। पहले से लिखोगे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बातें हो रही है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखे हुए हैं, ध्यान रखना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। मॉड्यूल है तुम्हारे पास, बनाना शुरू करो, फिर परमिशन चाहिए उसके लिए। शुरू रहो अपने से, टाइम अभी कम पढ़ाया जा रहा है तो तेजी से अपना पुराना कुछ बैकअप कवर करो।
वेट थोड़े करना है किसी चीज़ के लिए, बाद में कोर्स बहुत फास्ट हो जाएगा। सोचो 8 महीने पूरे 2 साल कोर्स पढ़ा जाए तो फास्ट ही ना होगा। इसलिए जो भी अभी वीक पॉइंट है उसको अपना करना शुरू करो, तो क्लासेस में चल रहे हैं उसको फॉलो करो, प्लस जो टाइम बचे उसको कुछ पीछे का कुछ भी देखो, समय वेस्ट नहीं करना। रिपीट कर रहे हो तो पूरे मन से करो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो गया? कुछ डाउट है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे? तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई मिरर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस तरह से। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज भी कुछ ऐसे बन रहा होगा, और ये कोई ए बी एंड है तो कुछ ये ए डैश बी डैश होगा, बी डैश और ये ए डैश, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसे केस में अगर ये लेंथ होगा, अगर इस लेंथ की बात करें, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ डी यू, और ये कहलाएगा हमारा डी बी। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस में वेरिएशन, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वेरिएशन। ठीक है, ऐसे केस में अगर ए और बी पॉइंट के बीच का सेपरेशन ठीक ठाक हो, ठीक ठाक इन द सेंस कि इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं डिफाइन किया गया 15 सेंटीमीटर मान लो, तो उसके केस में ये 15 सेंटीमीटर के कंपेयर में ये डाटा भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। लाइक मान लेते हैं कि अगर इसका गैप 5 सेंटीमीटर का होता तो उस केस में इस 2 पॉइंट के बीच के सेपरेशन को हम स्मॉल नहीं बोल सकते, इसको ठीक ठाक बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी ये 2 पॉइंट के बीच का सेपरेशन ठीक ठाक हो, वैसे केस में इन दोनों पॉइंट को अलग अलग हमें सॉल्व करना है। इस बी पॉइंट का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ए पॉइंट का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, बी से कुछ 5 सेंटीमीटर ज़्यादा समथिंग लाइक। तो इन दोनों पॉइंट का अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे। बी का जहाँ इमेज बनेगा उसको दिखा देंगे बी डैश से, ए का जहाँ इमेज बनेगा ए डैश से दिखा देंगे। दोनों पॉइंट का पोजीशन निकल गया तो ए डैश बी डैश के बीच का सेपरेशन निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़िया से हो, लाइक ऑब्जेक्ट का लेंथ देखो, ऑब्जेक्ट को रखा गया है अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट का साइज अगर बड़ा है या फिर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ के कंपेरेबल है, कंपेरेबल मतलब उसको हम लोग इसका डाटा उसके डाटा से 1/5 गुना, 1/2 गुना, 1/3 गुना, उससे डबल, ऐसा कुछ हो जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हो। बट अगर ये साइज इसके फोकल लेंथ के कंपेयर में 2%, 3% हो, वैसे केस में इस साइज को हम लोग डी यू के तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन वगैरह भी तुम लोग पढ़े होगे, डिफ्रेंशिएशन वगैरह या एरर, जब तुम लोग एरर वगैरह पढ़े होगे तो हमेशा देखोगे 2%, 4%, 5%, 7-8% तक की बातें करते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का साइज किसी दूसरे मेजरमेंट के कंपेयर में 2 या 4% हो, उस केस में हम लोग स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं, यानी कि कैलकुलस वगैरह की बातें करते हैं। और अगर ये चेंजेस जो एक्चुअल डाटा है उसके कंपेरेबल हो जाए, यानी कि उससे 1/5 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/2 हिस्सा या उसके बराबर या 3/4 हिस्सा समथिंग लाइक, तो फिर हम लोग एक्चुअल डाटा को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर इस 2 पॉइंट के बीच का गैप ठीक ठाक बड़ा हो तो बी का अलग से इमेज बनाओ, ए का अलग से इमेज बनाओ, दोनों का पोजीशन निकल गया, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, डी भी निकल जाएगा। बट अगर ये साइज छोटा रहा कंपेयर टू इसके फोकल लेंथ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर ये साइज छोटा रहा तो सोचो जरा, इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपेयर में ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, उसके कंपेयर में डी यू स्मॉल होगा, और ये कुछ इसका इमेज डिस्टेंस होगा जिसके कंपेयर में डीवी भी कैसा होगा? छोटा होगा। अगर ये डी यू छोटा होगा तो फिर डीवी भी कैसा रहा होगा? छोटा ही रहा होगा। कोई दिक्कत? जब भी ये डाटा बड़ा होगा इन 2 पॉइंट के बीच का, तो दोनों पॉइंट को अलग अलग डिस्कस कर लेंगे, दोनों का अलग अलग इमेज निकाल लेंगे, क्वेश्चन एक कर लेंगे हम लोग इस तरह का। ठीक है, बट अगर ये डाटा छोटा रहा तो फिर इस डी यू और डीवी में क्या रिलेशन होगा? तो 1/v + 1/u, ये मिलके किसके बराबर होता है? 1 फोकल लेंथ होता है ना? बोलो। अगर मैं ये एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करूं
तो ये निकल के आएगा -1/v² इंटू डी बी। 1/v का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, v का पावर -1 है तो -1 इंटू v का पावर -2। 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -1/x² होता है ना, तो यहाँ भी -1/v² इंटू डी बी, सिमिलरली -1/u² इंटू डी यू। और क्या फोकल लेंथ सिस्टम का चेंज होगा, क्या फोकल लेंथ कैसा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल सकते हैं, यहाँ पे डी यू चेंज होने का मतलब क्या है, u हमारा चेंज हो रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसी तरह v अगर चेंज हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बट क्या फोकल लेंथ चेंज होगा, फोकल लेंथ कांस्टेंट है मिरर का, तो फिर फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो dv/v² का वैल्यू आ रहा है -du/u²। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग dv/du की बात करेंगे तो वैल्यू आएगा -v²/u², जहाँ पर dv/du को हम लोग डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml, इसे हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और -v²/u² किसके बराबर हो गया, v/u m के बराबर था, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा -m² होगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, जिस पोजीशन पे जाके छोटा सा du या dv की बातें कर रहे हैं उसके कोरोस्पोंडिंग हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का वैल्यू -m² के बराबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, घबराना नहीं है। इसको लिखो जरा।